हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट सब्जेक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 143A इंटरिम कंपनसेशन, उसके बारे में ये लैंडमार्क जजमेंट है। 2019 की जजमेंट है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि क्वेश्चन था सेक्शन 143A जिसमें इंटरिम कंपनसेशन की प्रोविज़न 2018 के अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करी गई थी, क्या वो प्रोस्पेक्टिव से एप्लीकेबल या रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्ट से वो एप्लीकेबल है। तो इसमें ये लैंडमार्क जजमेंट है। केस का टाइटल है जी जे राजा वर्सेस तेजराज सुराना, क्रिमिनल अपील नंबर 116 ऑफ 2019। डेट ऑफ डिसीजन है 30 जुलाई 2019। डिवीज़न बेंच की जजमेंट है। इक्वल साइटेशन जो इसकी हैं AIR 2090 SC 3817 और RCR क्रिमिनल वॉल्यूम 3 2019 पेज 9659। तो इस पे आप साइटेशन को जाके देख सकते हैं। केस में जो रेशो डिसेंडी था सेक्शन 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 143A वो प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन है। जो इसकी प्रोविज़न है सेक्शन की वो अप्लाई होगी या वो इन्वोक होंगी उन्हीं केसेस में जहां पे सेक्शन 138 का ऑफेंस है वो सेक्शन 43A के इंट्रोडक्शन के बाद है। इट मीन्स जो ऑफेंस अंडर सेक्शन 380 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इस सेक्शन के आने से पहले हो चुके हैं, उनमें सेक्शन 43 एक्ट की जो प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई या इन्वोक नहीं किया जा सकता। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि उन केसेस में जो कि अमेंडमेंट आने से पहले, अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी से पहले जो एक्ट, जो ऑफेंस सेक्शन 38 में हो चुके हैं, उनके लिए इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर है वो नहीं किया जा सकता। ये रेशो डिसेंडी इस केस में हुई थी। इस केस में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस सेक्शन 143A, सेक्शन 138 और सेक्शन 421 ऑफ CRPC, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था, क्या सेक्शन 143A जो कि इंटरिम कंपनसेशन देने की बात करता है, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन है या उन केसेस में भी एप्लीकेबल हो सकता है सेक्शन 138 के केसेस में जो सेक्शन 143 की अमेंडमेंट आने से पहले कमिट किए गए हैं या ऑफेंस वो डिसऑनर ऑफ चेक के वो पहले हो गए हैं। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने था। जो प्रेजेंट अपील है, इस अपील में हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया गया था जहां पे ट्रायल कोर्ट को इंटरिम कंपनसेशन का जो ऑर्डर था उसको जायज, उसमें कोई इलीगलिटी या इन्फर्मिटी हाई कोर्ट ने नहीं पाई तो उसको अपहेल्ड किया था। बट हाई कोर्ट ने 20% चेक अमाउंट की जो कंपनसेशन है उसको रिड्यूस करके 15% 15% कर दिया था। तो यो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड किया था, उसको इस केस में चैलेंज किया गया। केस के फैक्ट देते हैं। केस के फैक्ट हम सिर्फ रेलेवेंट जो पॉइंट है इस केस में उसी को लेके देखेंगे। डिटेल में केस के फैक्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। सेक्शन 138 के तहत कंप्लेंट फाइल हुई। कंप्लेंट की डेट थी 4 नवंबर 2016 फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। ये इस दिन कंप्लेंट फाइल हुई 4 नवंबर 2016 को डिसऑनर चेक की। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो 20% है चेक अमाउंट का वो अपीलेंट को, रिस्पोंडेंट को देना है एज ए इंटरिम कंपनसेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट। ये जो फैक्ट थे, ब्रीफ फैक्ट थे कि 4 नवंबर 2016 को कंप्लेंट फाइल हुई। मजिस्ट्रेट ने 20% चेक अमाउंट का अपीलेंट को डिपॉजिट करवाने के लिए बोला, रिस्पोंडेंट को देने के लिए बोला एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43A ऑफ द एक्ट। इसको चैलेंज हाई कोर्ट में किया गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर को ट्रायल कोर्ट को अपहेल्ड कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में है। अब बात करते हैं सेक्शन 43A की जो प्रोविजन है। सेक्शन 43A की जो अमेंडमेंट थी वो एप्लीकेबल हुई 1 सितंबर 2018 में। ये एक्ट था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 20 ऑफ 2018। 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट था उसमें ये प्रोविजन सेट की गई।
प्रोविजन के जो मेन पॉइंट थे कि इंटरिम कंपनसेशन मस्ट नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक। चेक के अमाउंट का 20% से ज़्यादा इंटरिम कंपनसेशन नहीं होगा। वो उस टाइम में दिया जाएगा अक्यूज्ड के द्वारा कंप्लेनेंट को जो टाइम सबसेक्शन 3 में दिया गया है। अगर अक्यूज्ड एक्विट होता है तो कंप्लेनेंट को डायरेक्ट किया जाएगा कि अक्यूज्ड को जो इंटरिम कंपनसेशन है वो वापस करे बैंक रेट के इंटरेस्ट के साथ। फोर्थ पॉइंट की इंटरिम कंपनसेशन था वो रिकवरेबल है, जैसे कि अंडर सेक्शन 421 सीआरपीसी के तहत फाइन की रिकवरी करती है गवर्नमेंट, उसी तरीके से उसी वे ऑफ मेथड से इंटरिम कंपनसेशन जो पेएबल था वो रिकवरेबल है अक्यूज्ड से। उसके बाद ये सेक्शन कहता है कि अगर अक्यूज्ड है वो कन्विक्ट हो जाता है और उसके ऊपर जो फाइन है इम्पोज किया जाता है अंडर सेक्शन 138 के तहत, या अमाउंट कंपनसेशन अवार्ड किया जाता है 357 सीआरपीसी के तहत, उसको उस अमाउंट से जो एज ए इंटरिम पे किया गया है उसको उसमें से रिड्यूस होगा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब इस केस में जो दूसरा पॉइंट क्या था कि सेक्शन 421 ऑफ सीआरपीसी फाइन की रिकवरी, जो अक्यूज्ड के ऊपर फाइन लगता है उसकी रिकवरी करता है। उसके क्या मेथड है? सबसे पहला कि वारंट ऑफ अटैचमेंट इशू करते हैं, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि ऑफेंडर या अक्यूज्ड को बिलोंग करती है, तो ये मेथड। तीसरे तरीके से वो कलेक्टर को एक इशू करते हैं, कलेक्टर उसको एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू कंसिडर करते हुए इसको एज ए लैंड एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की जैसे रिकवरी होती है उसी तरीके से अक्यूज्ड की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी या दोनों को अटैच करके सेल करके एज ए लैंड रेवेन्यू उसके तहत वो रिकवरी करता है। तो ये रिकवरी का प्रोसीजर सेक्शन 421 सीआरपीसी में दिया गया है। सेक्शन 43 ये क्या कहता है कि वो सेक्शन 420 तहत के सीआरपीसी के तहत वो रिकवरी कर सकता है। तो रिकवरी इन तरीकों से होती है सेक्शन 421 में। सो ये क्लियर है कि इन केस एन अक्यूज्ड अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर टू पे इंटरिम कंपनसेशन इज पास्ड, अगर ये क्लियर है कि अगर जिसके अगेंस्ट अक्यूज के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 43A के तहत ऑर्डर पास किया गया है इंटरिम कंपनसेशन का, वो नहीं देता या देने में सक्षम नहीं है, तो जो प्रोसेस है सेक्शन 421 का वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि एक कुर्सिव एक सख्त जो रिकवरी का मेथड है वो इसमें एज इंटरिम कंपनसेशन दिया जाता है, जैसे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी सख्त जो प्रोसीजर है रिकवरी का जो अक्यूज्ड के खिलाफ है, और इसमें ये जो प्रोसीजर है लैंड रेवेन्यू का ये स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरी करता है। जैसे कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो प्रोसीजर है, कलेक्टर अक्यूज्ड को अरेस्ट करके कलेक्टर के ऑफिस में एसडीएम के ऑफिस में रख सकता है, जो कि काफ़ी कुर्सिव मेथड है, काफ़ी हार्ड मेथड है। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। उसके बाद इस केस की जब बात करते हैं तो इस केस में कंप्लेंट 2016 में फाइल करी गई थी, तो इट मीन्स जो ऑफेंस था वो भी 2016 में हुआ था, जबकि जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 143A की वो इंसर्ट की गई बुक में 1 सितंबर 2018 से। 1 सितंबर 2018 से ये जो प्रोविज़न थी ये होंद में आई। ऑफेंस इस केस में 2016 में हो चुका था। सो जो प्रोविज़न है सेक्शन 43A की, इसके दो डायमेंशन हैं, दो पक्ष हैं। पहला जो क्रिएट करता है लाइबिलिटी अक्यूज्ड के ऊपर, जिसके तहत उसको 20% चेक अमाउंट का कंप्लेनेंट को एज ए कंपनसेशन पे करना है। ये ऑर्डर उस समय पे पास किया जा सकता है जबकि केस की फाइनल सुनवाई नहीं हुई है, अक्यूज्ड को अभी गिल्टी करार नहीं दिया गया या उसकी ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन नहीं है। और दूसरा पक्ष ये है कि इस इंटरिम कंपनसेशन की रिकवरी के लिए, इसको दिलाने के लिए कंप्लेनेंट को स्टेट की मशीनरी काम आती है। स्टेट की मशीनरी एज ए लैंड रेवेन्यू की जो रिकवरी है उसके तहत काम करती है। तो ये सिर्फ ना कि ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि उसको पैसा देना है, बल्कि ये अक्यूज्ड के खिलाफ एक सख्त मेथड है जो रिकवरी का, सख्त तरीके से रिकवरी का इंटरिम कंपनसेशन का, वो भी स्टेट मशीनरी के थ्रू होंद में आती है। सेक्शन 43A तो दो पक्ष हैं जो कि हमने देखा।
पहले अक्यूज्ड को पैसा देना है, दूसरा उस पैसे को दिलाने के लिए स्टेट की मशीनरी है वो होंद में आती है। तो ये पक्ष है 143A के। सेक्शन 143 के आने से पहले, स्टैट्यूट बुक आने से पहले कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी कि जहां पे अक्यूज को गिल्टी करार दिए जाने से पहले या उसको सजा दिए जाने से पहले उसके ऊपर कोई फाइन या उसको इंटरिम कंपनसेशन डिपॉजिट करवाने का कोई ऑब्लिगेशन हो, या कुछ ऐसी प्रोविजन स्टैट्यूट में नहीं थी। तो इम्पोजिशन और कॉन्सिक्वेंशियल रिकवरी, लगाना और उसकी रिकवरी फाइन की कंपनसेशन है वो सेक्शन 421 CRPC तहत या सेक्शन 350 CRPC के तहत तब अराइज होती थी जब वो गिल्टी करार दिया जाता था। सेक्शन 43 अमेंडमेंट आने से पहले जो रिकवरी सेक्शन 421 और सेक्शन 357 CRPC के तहत होती थी वो तब होती थी अक्यूज्ड से जब अक्यूज्ड को गिल्टी मान लिया जाता था, उसके खिलाफ कन्विक्शन हो जाती थी। बट जो अमेंडमेंट इस सेक्शन में आई है उसमें ये सब कुछ पहले करना है। हालांकि अक्यूज्ड को कोई गिल्टी करार नहीं किया गया, उसकी कोई कन्विक्शन नहीं हुई, तब भी सेक्शन 421 के तहत उसकी जो रिकवरी है वो हो सकती है। ये जो लॉ है, ये लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया, चेंज किया गया। अब ये लाइबिलिटी इंपोज करता है कि प्रोनाउंसमेंट ऑफ गिल्टी और ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन होने से पहले या गिल्टी अक्यूज्ड डिक्लेयर होने से पहले स्टेट की मशीनरी के हेल्प के साथ एज ए लैंड रेवेन्यू अपनी मनी की रिकवरी है वो कर सकता है, जिसमें इंटरिम कंपनसेशन अक्यूज्ड को पे करनी है अगर ऑर्डर हुआ है। तो ये एक ऑब्लिगेशन है। तो सेक्शन 143A वो प्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बहुत सी जो जजमेंट हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन की बात करती हैं उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन पे ये पहुंची कि जो सेक्शन 143A है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। इसकी प्रोविजन उन्हीं केसेस में अप्लाई या इन्वोक हो सकती है जहां पे ऑफेंस है वो सेक्शन 138 का कमिट किया गया है आफ्टर द इंट्रोडक्शन। 143A सेक्शन आने के बाद ही कमिट हुआ है, उसी में किया जा सकता है। तो इस तरह ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था और हाई कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने सेट साइड कर दिया। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।